फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के बारे में इससे पहले जो आप संगठन पढ़े थे वो आर्थिक दृष्टिकोण से था ये, और नॉर्मल मानव भूगोल के दृष्टिकोण से है। तो जनसंख्या संगठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो कंटेंट है उसके लिए आपको नोट्स डाउन करना है उस कंटेंट को, तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से आप जाके इसको इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप वहाँ पे जाके नोट्स को अपने कॉपी में लिख लेंगे। और यकीन मानिए कि इस नोट्स को फॉलो करते चलेगा, वीडियो को फॉलो करते चलेगा, तो आपको 400+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको 12th के एग्ज़ाम में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उनके विविध विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करके जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। क्या है? किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उनके विविध विशेषताओं के आधार पर उनके जनसंख्या का क्या तुलनात्मक अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। विविध विशेषताओं का मतलब क्या है कि मान के चलो ये क्षेत्र है, एक क्षेत्र है ये, ठीक है। इस क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स का मतलब ये कि कोई जो लिंग के आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। निवास स्थान के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा व्यापार करता है, शिक्षा कितना है, ठीक है, शिक्षा कितना है, कहाँ पे निवास करता है, नगरीय क्या है, ग्रामीण जनसंख्या क्या है, लिंग लड़का कितना है, लड़की कितनी है जनसंख्या में। तो इस तरह का जो हम लोग ये डिसाइड करते हैं, कितने लोग व्यापार करते हैं, कितने लोग सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, कितने लोग श्रमिक के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह का जो हम लोग क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन के लिए विशेषताओं को वर्गीकृत करते हैं, उसी को कहते हैं हम जनसंख्या संगठन, ठीक है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए इसको। उदाहरण के लिए एक परिवार या समाज या देश में विभिन्न प्रवृत्ति या विभिन्न विशेषताओं वाले लोग रहते हैं, विभिन्न विशेषताओं वाले लोग रहते हैं जिन्हें हम साक्षरता, व्यवसाय, लिंग, आयु, निवास स्थान इत्यादि के आधार पे क्या करते हैं, बांट के देखते हैं। तो समझ में आता है कि ये क्या है, जनसंख्या संगठन किस तरीके का है। नेक्स्ट जो टॉप क्वेश्चन है वो है लिंगा अनुपात से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के संख्या के बीच के अनुपात को लिंगा अनुपात कहते हैं। कहता है जो जनसंख्या है उसमें कितने स्त्री कितने पुरुष और उसका जो बीच का अनुपात है ना, उसको कहते हैं लिंगा अनुपात। इसका दूसरा डिफिनेशन ये हो सकता है कि लिंगा अनुपात से तात्पर्य है प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को लिंगा अनुपात कहते हैं। मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है उसको कहते हैं लिंगा अनुपात, ठीक है। कितना उसको लिंगा अनुपात कहते हैं? 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 1028 मान लो, इस तरीके से, तो इसको कहते हैं लिंगा अनुपात। नेक्स्ट है आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं? तो आयु लिंग पिरामिड से अभिप्राय है विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से। इसका प्रयोग जनसंख्या के आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। आयु लिंग पिरामिड ऐसे देखो बनता है, ये आपका है ऐसे, ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। यहाँ पे मान के चलो कि 60, ये 40 आयु वर्ग के लोग हैं, ये 50 आयु वर्ग के लोग हैं, ये 60 आयु वर्ग के लोग हैं, ठीक है। और इसमें 40 आयु वर्ग के लोगों का जनसंख्या में पुरुष का जनसंख्या और स्त्री का जनसंख्या कितना है, फिर 50 आयु वर्ग के लोगों में पुरुष का जनसंख्या और स्त्री का जनसंख्या कितना है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आयु लिंग पिरामिड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ह्रासमान जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? जिन देशों की जनसंख्या वृद्धि दर शून्य या ऋणात्मक होती है उसे ह्रासमान जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। जिन देशों की जनसंख्या वृद्धि दर शून्य या ऋणात्मक होती है उसे क्या कहते हैं? ह्रासमान। ये ह्रास ऐसे इसमें र लगा लीजिएगा, ठीक है, इसमें र अंदर में, ह्रासमान जनसंख्या कहते हैं। देखो क्या होता है, मान के चलो कि एक जगह है ए नाम का, ये जगह है, इसकी जनसंख्या पहले थी 100, उसी वर्ष में या फिर 10 की वृद्धि मान लो या वार्षिक वृद्धि मान लो, तो v की इसी जगह पे a की जनसंख्या दूसरे वर्ष में हो गई 110। तो इसको बोलेंगे कि जनसंख्या का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ये ह्रासमान जनसंख्या नहीं है,
ये जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है तो इसको बोलते हैं बढ़ोतरी जनसंख्या, कह सकते हो एक तरीके से, बढ़ोतरी हो रहा है। लेकिन इसको फिर से लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। लेकिन मान के चलो कि ये नाम का जगह है जिसपे पहले 100 जनसंख्या था 1 साल पहले, और 1 साल बाद भी इस जगह पे जनसंख्या 100 ही है या फिर 90 हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, ए नाम के जगह देखो, ए नाम का एक क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या 100 है, लेकिन अगले साल यानी 1 साल बाद या फिर 10 साल बाद 10 की वृद्धि निकाल रहे हैं, तब 1 साल बाद क्या है, इस जगह की जनसंख्या 100 ही है या फिर 100 से कम हो गया है, तो इसको बोलते हैं ह्रासमान जनसंख्या। मतलब ए नाम का एक जगह जिस जगह की जनसंख्या 100 थी, लेकिन वो अगले वर्ष मतलब 1 साल बाद क्या है, कोई भी बच्चा देखते छोटा रहता है, 1 साल बाद क्या होता है, बड़ा होता है। तो उसका कहने का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होगी, तो जो 1 साल पहले लोग थे उसमें दूसरे साल 1 साल बाद क्या होंगे, लोग बढ़ेंगे। लेकिन नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि दर नहीं है, शून्य है या निगेटिव है, मतलब पीछे की ओर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ह्रासमान जनसंख्या। तो एक क्षेत्र विशेष में एक जगह की जनसंख्या 100 है, लेकिन अगले ही साल 1 साल बाद उसी जगह की जनसंख्या 100 से क्या हो जाती है, 90 हो जाता है। 100 नहीं रह के या तो 100 ही रहता है या 90 हो जाता है, मतलब ना तो बढ़ता है और ना ही क्या होता है, ना तो बढ़ता है बल्कि स्थिर रहता है, और घटता भी हो सकता है कि घट भी जाएगा, बढ़ेगा नहीं लेकिन घट जाएगा। तो 100 भी रह सकता है या फिर 90 हो जाए, तो इसको बोलते हैं ह्रासमान जनसंख्या। क्या बोलते हैं, ह्रासमान जनसंख्या। इसी को यहाँ लिखा गया है कि जिन देशों की जनसंख्या वृद्धि दर शून्य या ऋणात्मक मतलब घट जाता है तो उससे कहते हैं ह्रासमान जनसंख्या। समझ गए? चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है कि कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो वैसी जनसंख्या समूह जो कृषि, वानिकी, मत्स्य विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसाय में भाग लेते हैं, कार्यशील जनसंख्या कहलाते हैं। मतलब वो लोग जो कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं, किसी भी तरीके का काम, उसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्रों में काम कर रहा है उसको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। अब बात आता है कि किन आयु वर्ग के लोगों को बोलेंगे वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब हो सकता है कोई 14 साल का बच्चा जो काम नहीं कर रहा हो, तो क्या ये वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है? तो उसके लिए आयु वर्ग का निर्धारण किया गया है। मतलब 15 से लेके 59 साल के जो लोग हैं, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, तो 1500 साल से लेके 59 साल के बीच के स्त्री और पुरुष के लोगों को कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या। इनको कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या। और इन आयु वर्ग के लोगों में यदि कोई लोग काम नहीं करता है तो उसको कार्यशील जनसंख्या में नहीं रखेंगे। यदि जो लोग काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में तो उनको कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, तो जो अलग अलग सेवाओं क्षेत्रों में भाग लेते हैं उसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। और कार्यशील जनसंख्या का जो आयु वर्ग है वो कितना है, 15 साल से लेके 59 साल मतलब के बीच के स्त्री और पुरुष का समूह। कोई भी हो सकता है, स्त्री और भी पुरुष भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है वो देख लीजिए। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जो आपको पूछे जाते हैं उस पर कह रहा विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर 102 है, 102 पुरुष है। मतलब औसत लिंगानुपात देखा जाए विश्व का तो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। देखो ये जब समान होता है ना, स्त्री की संख्या और पुरुष की संख्या समान होता है, तो माना जाता है कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं वो लड़का और लड़की के प्रति भेदभाव नहीं करता है। इसके कारण से स्त्री और पुरुष की जनसंख्या समान है। बायोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं कि हो सकता है लड़का ज़्यादा जन्म ले रहा हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि सामाजिक संरचनाओं को देखा जाए, यदि वहाँ की जनसंख्या का क्षेत्र क्या हो, यदि बराबर हो लोगों में या फिर कभी स्त्री का ज़्यादा हो, तो इसका मतलब वहाँ के लोग अच्छे हैं, उस स्त्री को प्राथमिकता देते हैं। वरना समाज में लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है जन्म में, कि हाँ यदि लड़का हुआ तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो इस तरीके से जो समाज का जो निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे स्त्रियों की जनसंख्या कम और पुरुषों का जनसंख्या ज़्यादा होता है। तो विश्व का जो जनसंख्या का औसत लिंगानुपात है वो 100 स्त्रियों पे 102 पुरुष है। विश्व में सर्वाधिक उच्च लिंगानुपात लाटविया में दर्ज किया गया है। ठीक है, जहाँ पे 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। अब इस जगह की बात कर लो, यहाँ पे 100 स्त्री 85 पुरुष, मतलब 100 स्त्री जन्म ले रही थी तो उनको जन्म लेने दिया। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मार दिया कि हाँ स्त्री के जन्म लेगी, लड़की जन्म ले लेगी तो फिर पुरुष हम लोग मतलब बेटा का क्या। तो इस तरीके से ये जनसंख्या
का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है कि यहाँ पे स्त्री जन्म ले रही है तो वहाँ पे लेने दे रहे लोग, वहाँ पे उसका वो क्या कर रहे हैं, निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, तो उसको ख़त्म नहीं कर रहे कि हाँ नहीं लड़की नहीं जन्म लेगी, लड़का ही जन्म लेगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव देखने को मिलता है कि उच्च लिंगानुपात है, स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा, पुरुषों का कम है वहाँ पे। सबसे निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात का है, यहाँ पे अमीरात नहीं अमीरात लिख लीजिएगा, अमीरात, अमीरात, अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे ज़्यादा निम्नतम लिंगानुपात है, 311 पुरुष पे 100 स्त्रियां हैं मात्र। अब सोचो जो 311 पुरुष है 100 स्त्रियां हैं, 100 पुरुष 100 स्त्री से शादी कर लेगा तो 211 पुरुष कहाँ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कि भारत में वो लोग आते हैं, और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है या कहीं से भी, लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण भारत की बात किया जाता है कि वहाँ का जो है, वहाँ से लोग क्या आते हैं, अरबी लोग लड़कियों से, कम उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं, ज़्यादा उम्र के लोग, और लड़कियों को लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब वहाँ पे आपको अरब में क्या है, लिंगानुपात बिल्कुल न्यूनतम है, वहाँ पे 311 पुरुष है 100 स्त्रियाँ हैं, तो शादी करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, तो फिर वो यहीं पे आएंगे, तो यहाँ पे ले जाते हैं भारत से दक्षिण भारत के लोगों। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल हैं, जबकि 72 देशों में ये प्रतिकूल है। 139 देश है, ठीक है, इस 72 देश, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। ये देख लीजिए, 15 से 59 आयु वर्ग के बीच की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट कीजिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए, और आप जब लास्ट में जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तो आप पाएंगे कि आप सही स्थिति में है एग्ज़ाम देने में, और समर्थ पाएंगे अपने आप को, और अच्छा अंक लाने में समर्थ पाएंगे अपने आप को। इसलिए इसको आप फॉलो करते चलिए पूरे वीडियो के एक साथ, जैसे जैसे हम वीडियो लाते हैं उसको फॉलो करते चलिए, कंटेंट लिखते चलिए। आप नोट्स के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, चैनल को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।